हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2017 का जो है संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। और 2016 का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। और ये पेपर नंबर 3 है जो कि है साइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइंस का पेपर है और इसमें हम लोग जो है संपूर्ण पेपर को अर्थात जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को और उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न को और उसके बाद में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है देखने वाले। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग देखते हैं 2017 का जो है प्रश्न पत्र साइंस का। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये जो है 5 क्वेश्चन आता है और उसके बाद में जो अतलग उत्तरीय प्रश्न आता है उसको 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में। और समय आपको जो है 1 घंटे का मिलता है और अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है आपको 25 नंबर का ये पूर्णांक होता है। पेपर 2017 का पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके बाद में CaOH हाफ होल ट्वाइस CaO और उसके बाद में CaCO3। तो यहाँ पे अगर चूना पत्थर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है चूना पत्थर का जो है मुख्य घटक क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसी को जो है चूना पत्थर को लाइम लाइम स्टोन के नाम से जो है जानते हैं। और इसका उपयोग जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले सीमेंट निर्माण में, और उसके बाद में कांच के निर्माण में किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है कृषि में जो मिट्टी की अम्लीयता होती है इसको संतुलित करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर में दिया हुआ है यहाँ दिया है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो आपका सोलर सेल होता है इसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये मुख्य रूप से कौन सा होता है। ठीक है, यानी प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का जो है प्रकाश ऊर्जा में। तो ये सोलर सेल जो होता है इस प्रकार से, ये सोलर सेल जो होता है यहाँ पे ये सोलर सेल आपका हो गया पैनल, यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। तो यहाँ पे इससे सूर्य से जो है इस पे प्रकाश पड़ता है तो इसके बाद में जो है इसमें जो बैटरी लगता है ये जो है चार्ज होता है। इस प्रकार से ये चार्ज होता है। ठीक है, ये सोलर पैनल हो गया, इसमें जो है लाइट सोलर पैनल पर जो है पड़ता है। तो इसमें जो सूर्य जो हो गया, सूर्य जो है ये प्रकाश ऊर्जा होता है। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, जब सोलर पैनल में जो है पड़ता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा, यानी यहाँ पे जो है ये प्रकाश ऊर्जा हो गया सूर्य के द्वारा जो प्रदान होगा, ये प्रकाश ऊर्जा हो गया। और उसके बाद में यहाँ से इस पे जो है ये पैनल पर जो है इसका प्रकाश पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि सोलर में मुख्य रूप से जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा का जो है ये विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। इस प्रकार से ये सेकंड आंसर आपका सही हो गया है। ठीक है, और ये किस प्रभाव अगर पूछ ले कि सोलर पैनल जो होता है ये किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो फोटोवोल्टिक प्रभाव पर जो है ये कार्य करता है। फोटोवोल्टिक प्रभाव पर जो है प्रभाव पर ये कार्य करता है। ठीक है,
और ये किसका बना होता है अगर पूछ ले, तो ये हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन ये सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर से जो है बना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। उसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये पेलेग्रा जो रोग होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अगर पेलेग्रा रोग की बात करें तो ये जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी को जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो ये विटामिन, ये पेलेग्रा जो होता है, ये विटामिन बी 3, इसे नियासिन कहते हैं। नियासिन, मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, नियासिन इसे कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी 3 कमी के कारण जो है पेलेग्रा रोग होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड तो हो गया, उसके बाद में हम फोर्थ नंबर देखते हैं कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन। जड़ों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन किस में होता है? आलू में, शकरकंद में, या अदरक में, या गन्ना में? ये गन्ना है। तो यहाँ पे अगर जड़ों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन जो होता है, ये शकरकंद में होता है, ठीक है। ये जो है शकरकंद में होता है। इसे वेजिटेशन प्रोपागेशन कहते हैं, ठीक है, वनस्पति प्रजनन कहते हैं। यह उत्पत्ति जड़ों से हो सकती है। इसमें जो है नई जो पौधों की उत्पत्ति होती है, न्यू पौधों की उत्पत्ति जो होती है, ये जड़ों के द्वारा हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो ये जैसे गाजर हो गया, और उसके बाद में मूली हो गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आवास के मध्य भार होता है। इसमें से एग्जाम्पल दिया है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आवास के मध्य मध्य में जो है भार होता है। यहाँ पे जो है ये मध्य में जो होता है, यहाँ पे भार होता है, और इधर जो है आलंब होता है, आलंब होता है, और इधर जो है आवास होता है। तो जिसमें जो है भार बीच में होता है, और एक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भार बीच में होगा। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक के प्रकार की बात करें, भार बीच में हो गया। उसके बाद में यहाँ अगर हम बीच में कर दें आलंब, ये आलंब हो गया। और उसके बाद में हम बीच में क्या कर दें, आयास कर दें, आयास। तो अगर आपका भार बीच में रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो भार है आलंब है, आयास है। आयास या प्रयास इसे कहते हैं। इसको हमने विस्तार से जो है, जब साइंस का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे आप सभी लोगों को बताए हैं। अगर यहाँ पे भार अगर बीच में हो जाए, तो अगर भार बीच में हो जाएगा तो इसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं, ठीक है। और अगर जो है यहाँ पे अगर भार ये सेकंड श्रेणी के उत्तोलक होंगे। अगर आलम्ब जो है बीच में हो जाए तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक। अगर आयास बीच में हो जाए तो इसे कहेंगे थर्ड श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। अगर आलम्ब बीच में रहता है तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हैंड पंप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हैंड पंप, ये हैंड पंप हो गया। और उसके बाद में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया ट्राली रहता है, ये ट्राली आपका हो गया। अगर हम थर्ड श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें जैसे चाकू होता है, चाकू हो गया। और इसके साथ साथ जो है ये जो फावड़ा होता है, ये जो है तृतीय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दे रहा है कि भार जो है ये भार बीच में रहता है। तो जब भार बीच में रहता है तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमने जैसे कहा कि ये ट्राली, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहा है आपके जो क्वेश्चन में दिया है। तो भार यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में है, आलंब आवास। भार जब बीच में रहेगा तो ट्राली जैसे इस प्रकार से जो है
ट्राली रहता है ना, यहाँ पे जो है बीच में जो चक्का लगा रहता है, पहिया, वो बीच में रहता है, तो इसमें भार जो है इसी पर केंद्रित रहता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है ट्राली सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। जो सोलर सिस्टम आपका होता है उसमें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का जो है नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है सोलर सिस्टम का ये फिगर हो गया। इसमें जो है ये भीतरी ग्रह इनर प्लानेट इसे कहते हैं, और ये आउटर प्लानेट होता है, ये बाहरी ग्रह होता है, ठीक है। यानी 4 इसमें आता है और 4 इसमें आता है। वर्तमान में अगर ग्रह की संख्या पूछ ली जाए तो 9 नहीं 8 होता है। तो यहाँ पे अगर बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, ये चारों ग्रह जो है ये भीतरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, और बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम, तो यहाँ पे ये बुध हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह ये बुध हो गया। यह ग्रह सूर्य से लगभग जो है 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। कितना? 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। इसका वातावरण बहुत पतला है, जो वातावरण होता है इसका बहुत पतला है। उसके बाद में हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में दिया है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो मानव की खोपड़ी में स्थित कुल 22 हड्डी होती हैं। इसमें 8 हड्डी क्या होता है कि मस्तिष्क की रक्षा करता है, और 14 हड्डी जो होता है ये चेहरे की ढांचा का निर्माण कराता है। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि कीटों को वर्ज्य पदार्थों का जो है निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, वह अंग का नाम लिखना है। तो कीटों में जो वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है मलपीघीयन नलिकाओं द्वारा जो है होता है। किसके द्वारा? मलपीघीयन नलिकाओं द्वारा होता है। और यह अंग जो है कीटों के शरीर से ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थों को जो है बाहर निकालने में मदद करता है। 9 नंबर में दिया है कि किसी एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल हो गया आपका ये HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसके बाद में H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है, तो ये अम्ल हो गया। और उसके बाद में क्षार की हम बात करें तो NaOH होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है निकलता है। तो ये अम्ल हो गया आपका, ये एसिड हो गया, अम्ल हो गया, और ये बेस हो गया। तो ये रासायनिक सूत्र केवल लिखना था। उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर में दिया हुआ है कि Fe2O3, Fe2O3, इसका क्या करना है? एक मिनट। यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि Fe2 इस प्रकार से है, Fe2O3, इसमें जो है लोहे की संयोजकता कितनी होगी? जो ये फी है इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी अगर बैलेंसी की हम बात करें तो एक होता है रासायनिक संयोजकता का नियम। इसको हम रासायनिक कौन सा नियम होता है? इसमें जो है जो नियम लगता है संयोजकता निकालने में, ये होता है रासायनिक रासायनिक संयोजकता का नियम। इसमें क्या होता है कि यदि दो तत्व जो है आपस में संयोग करते हैं, जैसे Fe और वो हो गया, जब संयोग करते हैं तो सूत्र लिखते समय जो है उनकी संयोजकता जो आपस में जो है परिवर्तित करके लिखी जाती है। जैसे Fe2
वो थ्री में अगर हम Fe की संयोजकता की बात करें तो Fe की संयोजकता जो है 3 होगी और O3 की संयोजकता जो है यहाँ पे 2 होगी। इस प्रकार से ये जो 3 है ये Fe की संयोजकता हो गया और जो 2 है ये O की संयोजकता हो गया, ठीक है? तो ये रासायनिक संयोग का नियम क्या कहता है कि यदि 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो सूत्र लिखते समय जो है उनकी संयोजकता आपस में जो है परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? Fe की जो है 3 संयोजकता होगी तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होगी? तो लोहे की संयोजकता यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 होता है। लोहे की संयोजकता 3 होता है। इसमें लोहे के 2 आयन 3 चार्ज वाले होते हैं जो ऑक्सीजन के आयनों से जुड़ते हैं। ऑक्सीजन के आयन जो है इसमें यही कहा जा रहा है कि 3 चार्ज वाले होते हैं प्लस 3 होता है जो ऑक्सीजन के 2 आयनों से जुड़ते हैं। उसके बाद में 11 नंबर में दिया हुआ है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। जो ऊष्मा का संचरण होता है कोई जल हो गया तो किस विधि द्वारा जो है गर्म हो जाता है। तो जल को जो है गर्म करने में ऊष्मा का संचरण जो संवहन कन्वेक्शन मेथड होता है उस विधि द्वारा जो है जल गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जल के गर्म कण ऊपर उठने लगते हैं, जैसे ये आपका जल हो गया, इसमें जो है ये कण ऊपर उठने लगेंगे और ठंडे कण जो है नीचे आ जाते हैं, जिससे जल जो है गर्म हो जाता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है कि धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं मेटल वो ऑक्सीजन से जो है क्रिया करके क्या बनाती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक है। यानी जो अम्लीय होता है ये ऑक्साइड है या क्षारीय है, भास्मिक है, ठीक है? रासायनिक अपक्रिया लिखें, यानी रासायनिक अपक्रिया भी लिखना है। तो इसमें हम ये बता दें कि जो धातुएं होती है, ठीक है? जो धातु होता है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड, जो अधातु होता है इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिया है कि धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जो धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करती, जो धातु होता है वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जो है धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड पराया जो है बेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे सोडियम धातु हो गया, अगर ऑक्सीजन से क्रिया हम कराते हैं, O2 से क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम आपका धातु हो गया और अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो Na2O बन जाएगा यहाँ पे। और ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए यह सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन देता है। तो अगर इसको जो है सोडियम ऑक्साइड को अगर हम जल से क्रिया कराएं, यहाँ पे ये जल है, जल से अगर हम क्रिया कराएं तो ये जो है क्षारीय विलयन देता है NaOH, जैसे Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है इसे जो है ये क्षार कहते हैं, ये क्षार हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अपक्रिया। मैग्नीशियम धातु जो है अगर इसको ऑक्सीजन से अपक्रिया करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है भास्मिक प्रकृति का होगा जब इसका जल से क्रिया किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिटमस पेपर द्वारा जो है इसको कैसे पहचानेंगे। ये रासायनिक सूत्र वाला जो है आपका कार्यक्रम जो है कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पे लिटमस पत्र द्वारा जो है हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे इसको हम जानते हैं। तो लिटमस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो अम्ल होता है अम्ल अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है? और अगर क्षार रहेगा तो ये लाल लिटमस को जो है नीला कर देगा। तो यहाँ पे यही है, यदि ऑक्साइड को जल जल में घोलने पर विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीले को जो है लाल कर देता है, तो वह अम्लीय ऑक्साइड होगा, ठीक है? तो ये जो है अम्लीय ऑक्साइड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय ऑक्साइड होगा। यदि विलयन लाल लिटमस पेपर को, ठीक है, नीला कर देता है तो ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय ऑक्साइड होता है और इसको अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो H2CO3 होता है जो कि कार्बोनिल अम्ल होता है, ठीक है, जो अम्लीय होता है। ये जो है यहाँ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो यहाँ पे ये अम्लीय होगा। अगर भास्मिक ऑक्साइड यानी क्षार की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षार होता है। इसको जल से अगर अपक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है जो कि ये जो है OH आयन देता है। OH आयन देगा तो ये जो है ये आपका क्षार होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण जो डिपलर होता है, डिपलर और कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिपलर हो गया। यहाँ पे डिपलर इस प्रकार से होता है और डिबलर यह एक प्रकार का जो है बीज बोआई में इसका यंत्र में, कृषि यंत्र में जो है बीज बोने में काम आता है। बीज सैया में नियत दूरी एवं गहराई तक पूर्व में बने छेदों में बीज गिराने एवं मिट्टी द्वारा ढकने का कार्य जिस यंत्र से किया जाता है उसे डिबलर कहते हैं। तो यहाँ पे उपयोगिता पूछा था तो इसको बीज को बोने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे मक्का का हो गया और सब्जी की खेती में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम जो है यहाँ पे कल्टीवेटर का प्रयोग देखते हैं। तो प्रक्रिया को जो है ये सरल बनाता है। इस उपकरण को जो है ट्रैक्टर या अन्य मशीन द्वारा जो है संचालित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अन्य मशीन द्वारा जो है संचालित किया जाता है और जिससे प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाती है। और इसका प्रयोग जो है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना यानी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को जो है कम उपजाऊ मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जो है कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। ये कल्टीवेटर का जो है आपका चित्र हो गया। उसके बाद में 14 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वस्थ स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है। आप परिवेश को स्वस्थ रखने में आपकी क्या भूमिका निभाएंगे, ठीक है। यानी एक परिवेश हो गया उसको स्वस्थ किस प्रकार से रख सकते हैं। तो परिवेशीय स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो है गहरा संबंध होता है। अगर आपका परिवेश स्वच्छ स्वच्छ है तो आपका जो है अ, शरीर भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ परिवेश में रहना हमें बीमारियों से जो है बचाता है। जैसे कि हो गया डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया और दूषित जल से होने वाली जो बीमारियां होती हैं। स्वच्छता से जो है रोगाणु और कीटों का विकास रुकता है, ठीक है। और स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक होकर कचरा सही स्थान पर डालकर और प्लास्टिक का प्रयोग कम करके और पानी को जो है दूषित होने से बचाकर हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ के श्वसन अंग का जो है नामांकित यानी चित्र भी बनाना है और उसको जो है डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। ये फेफड़ा हो गया, ये राइट लंग्स हो गया और उसके बाद में ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये फिनिक्स हो गया और उसके बाद में ये नोज आपका हो गया। उसके बाद में ट्रेकिया ये हो जाएगा। यहाँ पे मानव के श्वसन अंगों में जैसे नासिका हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़े हो गए और श्वसन नलिकाएं ब्रोंकाई कहते हैं और डायाफ्राम शामिल होते हैं। हवा नासिका के जो है माध्यम से फेफड़े तक पहुंचती है। नासिका के माध्यम से जो है ये फेफड़े तक जो है हवा पहुंचती है और जहाँ जो है ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित किया जाता है। जो ऑक्सीजन होता है उसको रक्त में जो है अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है इसको शरीर से जो है बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा। अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में दिया है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ-कहाँ करते हैं और ऊर्जा को जो है संरक्षित करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो हम ऊर्जा का अपव्यय जो है कई अलग-अलग प्रकार से जगहों से करते हैं। जैसे कि बिजली के उपकरणों को अनावश्यक रूप से जो है चालू हम छोड़ देते हैं और घरों में रोशनी और पंखों को चलते रहने देना यानी बिना बंद करे जो है उसको छोड़ देते हैं और अधिक पानी और ईंधन का उपयोग करना। ऊर्जा को जो है संरक्षित करने के लिए हमें बिजली के उपकरणों का उपयोग तभी करना चाहिए जब जरूरत हो। यानी फालतू में उसको जो है चालू नहीं रखना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए जब ज़रूरत ना हो। तो सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत का जो है अधिकतम उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा कुशल उपकरणों का जो है चयन करना चाहिए।
उसके बाद में 17 नंबर है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताइए। नाम बताना है, लक्षण बताना है और उससे बचने के जो उपाय होते हैं उसको बताना है। अगर हम रोग की बात करें तो कुपोषण से होने वाले रोग एनीमिया होता है, ठीक है? अगर इसकी लक्षण की बात करें, इसका लक्षण एनीमिया का क्या होता है? इसमें थकान होता है, कमज़ोरी होता है और साँस लेने में कठिनाई होता है और उसके बाद में सिर दर्द, त्वचा का जो है पीला होना। ये एनीमिया का लक्षण हो गया। अब इसके बचाव के क्या उपाय होते हैं? जैसे आयरन युक्त जो है भोजन करना चाहिए, इसमें एनीमिया में जो है आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन आपको कहाँ-कहाँ से मिलेगा? जैसे पालक हो गया, अनाज हो गया और हरी हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है सेवन करना चाहिए और विटामिन सी से भरपूर भोजन लेना चाहिए, क्योंकि यह आयरन के अवशोषण में जो है मदद करता है। संतुलित आहार के साथ नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना चाहिए, ठीक है? यानी जाँच भी ज़रूरी है। उसके बाद में 18 नंबर ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भूकंप आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? यानी भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप से बचने के उपाय बताना है, प्रबंधन बताना है और क्या-क्या जो है तरीके अपने स्तर से अपनाए जाएँगे। तो भूकंप मुख्यतः जो टेक्टोनिक प्लेट होती है उसके टकराने और खिसकने से जो है भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और जमीन के असंतुलन में भी भूकंप के कारण जो है बन सकते हैं। भूकंप से बचने के लिए मजबूत भवन का निर्माण करना चाहिए और आपातकालीन किट तैयार रखना चाहिए और सुरक्षित स्थानों की जानकारी होना चाहिए, ठीक है? कि कहाँ पे भूकंप आने पर आपको बचना चाहिए, कहाँ किस स्थान पर रहना चाहिए। अपने स्तर पर हमें भूकंप प्रबंधन के तहत जो है जागरूकता फैलानी चाहिए। इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए और इमारतों को जो है सुरक्षित और भूकंप रोधी तकनीकों से जो है निर्माण कराना चाहिए और नियमित ड्रिल का जो है आयोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा 2017 का जो है साइंस का पेपर कंप्लीट हो गया है और अन्य सभी पेपर को देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यानी इसके अलावा ये पेपर नंबर 3 है, पेपर 1 पेपर 1 को देखना चाहें, 2 को देखना चाहें, 3 को देखना चाहें तो उसका हमने प्लेलिस्ट जो है बना दिया है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद में आया हो तो। और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे का पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।